हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञान सुनानी और आप सभी का आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज क्या करने वाले हैं हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये होगा पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि वो सारे वर्ड्स, क्वेश्चंस तो 25 थे बट वर्ड्स अगर देखा जाए तो हमने 100 वर्ड्स कवर किए हैं उसमें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और अब वो वर्ड्स जो हैं आपको बाय हार्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इसी प्रक्रिया में। हम पूरे 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी वन वर्ड से एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज करेंगे पार्ट 2, ठीक है। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने लगभग 25 क्वेश्चंस किए थे, लगभग क्या 25 क्वेश्चंस ही किए थे। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक है। और देखते हैं आज क्या है हमारे लर्निंग के खजाने में, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है पार्ट 2। क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास में, देखिए 18 का क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहाँ पर वाइन शराब बनाई जाती है उस प्लेस को क्या कहा जाता है। अब गिवन ऑप्शन में से आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है बेकरी, क्लोक रूम, टैनरी एंड ब्रूअरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वाइन जहाँ बनती है उसको हम कहते हैं वाइनरी भी, है ना। बट जो गिवन ऑप्शन में दिया होगा उसमें से ही बेस्ट सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर आंसर जो है इसका है ये ब्रूअरी, क्योंकि बाकी सबका मतलब क्या होता है, बेकरी मतलब जहाँ पे आपको ब्रेड, नान खटाई, बिस्किट्स ये सब बनाया जाता है या बेचा जाता है उसको हम कहते हैं बेकरी। क्लोक रूम यानी वो होता है कि एक पब्लिक प्लेस पे, जैसे आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं ना, आपके पास लगेज भी बहुत सारा है और आपकी ट्रेन जो है डिले हो गई मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ व्यवस्था चाहिए है ना कि आप सामान वामान कहीं पे रख दें अपना, और अगर आपको बाहर जाना है तो आप बाहर जा सकें, रेस्ट करना है तो रेस्ट कर सकें। तो ऐसी व्यवस्था होती है पब्लिक जगहों पे जहाँ पे आप अपना सामान, लगेज जो है रख सकते हैं। अमानती घर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अगर हिंदी बताएं तो सुना होगा अमानती घर, लिखा भी रहता है बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। बेकरी जहाँ पे ये खाने पीने की चीज़ें बनती हैं। टैनरी क्या होता है, ये रिलेटेड होता है चमड़े से, है ना, स्किन से। ऐसा प्लेस, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर हम चमड़े को प्रोसेस करते हैं, है ना, जो एनिमल्स की स्किन होती है उनको प्रोसेस करते हैं, उनसे कुछ बनाते हैं ना, उसको हम कहते हैं टैनरी। अब इसमें मैंने आप लोग के लिए एक चीज़ ये की है कि रादर देन राइटिंग एवरीथिंग हियर, मैंने आप लोगों के लिए एक दूसरे स्लाइड में सारे एक्सप्लेनेशन लिख दिए हैं, ताकि आप जब इसको रिवाइज करें, रिविजन करें तो आपके सामने सारे वर्ड्स की मीनिंग हो, आपको अलग से ढूंढना ना पड़े। हालांकि मैं समझा भी दे रही हूँ। तो ये सारे वर्ड्स जो है बेटा आप लोगों के लिए है ना। ब्रूअरी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बियर बनाई जाती है। वाइन के लिए एक प्लेस होती है अलग से, वाइनरी कहा जाता है। बट एग्जाम में कुछ उस तरह से ही पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ब्रूअरी ही ऑप्शन आएगा, है ना, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। टैनरी बता दिया, प्लेस जहाँ पर लेदर प्रोसेस होती है ना। क्लोक रूम जहाँ अमानती घर जिसको कहते हैं। बेकरी जहाँ पर बिस्किट्स और नान खटाई बनती है, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है टियर 2 का, मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, मतलब लुटेरों की गैंग का एक सदस्य, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, लुटेरा ही होगा वो भी। देखते हैं गिवन ऑप्शंस में से। कैनिबल, कैनिबल बेटा होता है वो जो होता है मैन ईटर्स जो होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं कैनिबल्स, है ना। मैन ईटर्स जो नरभक्षी होते हैं ना, अगर हिंदी में बोले तो इनको कहते हैं नरभक्षी, जो इंसान का मांस खाते हैं, इंसान को ही खाते हैं, ठीक है। अब लिखा है ब्रिगेंड, ब्रिगेंड इज द वन, जो आपका आंसर है। ब्रिगेंड मतलब होता है बैंडिट, है ना, बैंडिट हो गया, है ना। आउटलॉ बोल सकते हैं इसको, आउटलॉ मतलब जो ये लूट पाट का काम करता है ना। ओके, शोविनिस्ट, शोविनिस्ट वर्ड आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा, अक्सर लोग इसे रिलेट करते हैं शोविनिस्ट यानी मेल शोविनिज्म। शोविनिस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसके दो मतलब है। एक तो होता है उग्र राष्ट्रवाद, मतलब एक्सट्रीम लेवल का, बियॉन्ड लेवल का पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद मतलब देशभक्ति, वो भी उग्र तरीके से, है ना। और एक होता है शोविनिस्ट, मतलब अपने आप को, स्पेशली मेल जेंडर्स की बात करें तो मेल जेंडर्स जो अपने आप को दूसरे जेंडर से सुपीरियर मानते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों में सुपीरियर मानते हैं, तो उनको कहते हैं शोविनिस्ट होना। बाकी दूसरे जेंडर को वो क्या थोड़ा नीचा दिखाएंगे और अपने आप को ऊपर रखते हैं। तो ऐसे जो मेल्स होते हैं उनको मेल शोविनिस्ट कहा जाता है। और शोविनिस्ट का एक और मतलब है जिसको हम कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ ये हिंदी, ताकि आपको याद रहे, है ना, राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है, ये है इसका मतलब। ठीक से लिख देते हो।
एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोकेट। कोकेट क्या होता है, एक महिला, स्पेशली ये महिला के लिए है ना, जो फ्लर्ट होती है। फ्लर्ट होती है इसका मतलब ये जिसको ऑपोजिट जेंडर से, पुरुषों से अटेंशन और अप्रिसिएशन चाहिए होता है, जिसके लिए ये जो क्या करती है, रिझाने का काम बेसिकली बोल सकते हैं, या फिर अटेंशन सीकर होती है, जो जिनको अप्रिसिएशन और अटेंशन चाहिए, उनको, उन महिलाओं को कोकेट कहा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं इनके सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक पर्सन जो एनिमल, मतलब एक ऐसा पर्सन या एनिमल जो दूसरे पर्सन को खाता है ना, स्पेशली मैन ईटर, नरभक्षी, है ना। ब्रिगेंड जो हमारा आंसर था, और उसके बाद शॉविनिस्ट मैंने बताया, सुपीरियोरिटी की फीलिंग होना, है ना, एटीट्यूड ऑफ सुपीरियोरिटी की हम ही है, ऐसा वाला। कोकेट यानी अ वुमन हु लाइक्स टू विन अटेंशन, एडमिरेशन ऑफ मेन, है ना। आगे देखते हैं, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। अच्छा, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा स्टोर करके रखना, इसको क्या कहते हैं? ये अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, इसको कहते हैं काला बाजारी करना, इसको कहते हैं भंडारण, और वो भी इलीगल तरीके से। भंडारण तो क्या होता है, स्टोर करना यानी भंडारण होता है ना, इसको कहते हैं भंडारण। मतलब ये स्टोर करना चीज़ें फ्यूचर यूज़ के लिए, फॉर फ्यूचर यूज़, है ना। ये भविष्य में यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ों का संग्रहण करना एक जगह पे भंडारण कहलाता है ना। होल्ड क्या होता है, होल्ड होता है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को जमा करके रख देना, जमाखोरी जिसको कहते हैं, है ना। इसको एक तरह से जमाखोरी भी कहते हैं, है ना, जमाखोरी। ताकि क्या करें, आपने बीच में सुना होगा कि प्याज के भाव बड़े बढ़ गए थे, प्याज के भाव बढ़ गए थे, और लोगों ने, बहुत सारे जो बेईमान ट्रेडर्स हैं, उन्होंने क्या किया था कि अपने गोडाउन में प्याज काफ़ी सारे रख लिए और मार्केट में क्रिएट कर दिया कि ये चीज़ तो अवेलेबल ही नहीं है ना। अब अवेलेबल जो चीज़ नहीं है, जिसकी सप्लाई नहीं हो रही है, बट डिमांड तो बहुत हो रही है, तो डिमांड बढ़ते गई तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ते गया, और वो ऐसे काला धन कमाते गए। बात समझ में? इसको कहते हैं जमाखोरी करना, मोर देन रिक्वायर्ड। हाइड यानी छिपना होता है, आपको पता है। अबोर्ड यानी सवार होना, जैसे अबोर्ड यानी कि आप ट्रेन पे अबोर्ड हो गए, बस पे अबोर्ड हो गए, हवाई जहाज पे अबोर्ड हो गए, शिप पे अबोर्ड हो गए, मतलब सवार होना कहलाता है ट्रैवल के सेंस में, है ना। देखिए इसका मतलब सारा कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, ऑन और ऑन टू अ ट्रेन, शिप, एयरक्राफ्ट और बस, ठीक है। तो सवार होना। स्टोर और हाइड करना बहुत ही सिंपल था। होल्ड करना होता है कि सीक्रेटली लार्ज क्वांटिटी में कुछ चीज़ों को अपने पास रख लेना और मौके का इंतजार करके जब उसका प्राइस बढ़ जाए तो खूब मुनाफा कमाना, इसको जमाखोरी कहते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, मतलब एकदम कहते हैं ना जो मेलोड्रामा करना, है ना, मेलोड्रामा करना। जैसे कि होता है कई बारी आपके घर में कोई सिचुएशन होती होगी ऐसे, या कोई सो कॉल्ड रिलेटिव्स होते होंगे जो जिनको थोड़ा ड्रामा करना पसंद है, अटेंशन करना पसंद है कि नहीं नहीं हमें तो पूछा ही नहीं किया। जैसे होता है ना शादियों में फूफा जी मामा जी, अक्सर आपने ये सुना होगा कि नाराज़ होकर बैठ जाएंगे, नहीं नहीं हमको तो पूछा ही नहीं, कि हमको तो कोई अटेंशन ही नहीं। अरे भाई, दूल्हे और दुल्हन को अटेंशन दिया जाएगा या फूफा जी को अटेंशन दिया जाएगा, बट उनको तो चाहिए, और नहीं दिया तो फिर ड्रामेबाजी चालू। वो होता है ड्रामा, ओवर एक्टिंग एक तरफ से, है ना। बहुत ज़्यादा लेवल पे जो ड्रामा होता है उसको कहा जाता है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक यानी कि बियॉन्ड लेवल पे नौटंकी करना बेसिकली, है ना, टू मच ड्रामा। हिपोक्रेटिक, है ना, ये हिपोक्रेटिक वो वाला नहीं है, एक होता है ना कि कहते कुछ और है करते कुछ और है। हिपोक्रेसी मतलब एक ये होता है कि आप जो है नहीं वो एक दिखा रहे हैं और उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, है ना, वो होता है हिपोक्रेटिक बिहेवियर, मतलब कहना कुछ करना कुछ, है ना। हिपोक्रेटिक ये होता है, ये मेडिसिन से रिलेटेड, ये एक फिलोसोफर है ना, सॉरी एक फिजिशियन जिनसे ये फिलॉसफी आई है ना, जो मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सर्वोच्च माने जाते हैं हिपोक्रेट। उनसे जो रिलेटेड मेडिसिन की फिलॉसफीज़ हैं, जो मेडिसिन के बारे में मेडिसिन की फिलॉसफीज़ हैं, मेडिसिन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको कहते हैं हिपोक्रेटिक, है ना, क्योंकि एक फिजिशियन के नाम पे है। आप देखते हैं हर्स्यूट। हर्स्यूट यानी बहुत ज़्यादा हेयरी, बहुत ज़्यादा हेयरी, बहुत बालों वाला ठीक है, जिसको कहते हैं हर्स्यूट, हेयरी, खूब सारे बालों वाला। होरी, होरी यानी ये भी बालों से रिलेटेड है, बट ये होता है ग्रेइश वाइट, है ना, ये क्या होता है कलर, ग्रेइश वाइट, ये होता है अपना होरी, है ना, इसको कहते हैं होरी। हिपोक्रेटिक मैंने बता दिया, फिजिशियन से रिलेटेड, फिजिशियन की फिलॉसफी से रिलेटेड है। हिस्ट्रियोनिक इज द आंसर, दैट इज वेरी ड्रामेटिक। देख लो अभी यहाँ पे क्या मतलब है इसका। ऑफ और रिलेटिंग टू हिपोक्रेट्स,
और टू द स्कूल ऑफ मेडिसिन दैट टुक हिज नेम, इनका नाम लिया जिन्होंने स्कूल ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के फील्ड में, मेडिसिन जगत में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। ठीक है, चलो ये मैंने बाकी सारा बता दिया। एक्सेसिव ड्रामेटिक होता है, बहुत ज़्यादा ड्रामा, ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने। चलिए, a figure of speech by which a thing is spoken as being that which it only resembles। अच्छा, इसको मैं डिकोड करती हूँ, आप लोग के लिए समझाती हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि अरे बच्चों जैसा कैसे बिहेव कर रहे हो आप, है ना, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। ऐसे कौन बच्चों जैसे बिहेव करता है? ठीक है, अरे तुम तो बिल्कुल ऐसा लग रही हो जैसे खिलता हुआ कमल, है ना, ऐसे लग रही हो जैसे खिलता हुआ कमल, है ना। किसी ने येलो कलर की ड्रेस पहन ली तो अरे तुम तो आज सरसों का खेत ही लग रही हो। ठीक है, तो मतलब अगर जब हम कहते हैं कि जैसे लग रहे हो, लाइक दिस, है ना, एज ब्यूटिफुल एज रोज, है ना, या फिर बोल दिया कि यू आर लुकिंग लाइक हर, यू आर लुकिंग लाइक ऐश्वर्या। तो लाइक और एज से जब कंपैरिजन होता है ना बच्चों, जब भी लाइक या एज से किसी को उपमा दी जाती है, कंपेयर किया जाता है ना, उसको कहते हैं ये सिमिली। वो होता है मतलब सिमिली, है ना, उसको कहते हैं सिमिली। ये फिगर ऑफ स्पीच होती है कि जैसे मैंने बोल दिया, ओ यू आर लुकिंग लाइक अ रोज, लाइक अ फ्रेश रोज, है ना, तो वो क्या हो गया, आप एकदम खिले हुए गुलाब की तरह लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिमिली। अब बात करते हैं बाकी सारे क्या है भाई। ये मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? एक तरह का अलंकार जिसमें आप क्या कहते हैं, जैसे बोलती अरे तू तो मेरा शेर पुत्र है ना, ऐसा कहा जाता है, तू तो मेरा शेर पुत्र है यार, तू शेर है, शेर, रोर कर, रोर। तो क्या हो गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? दैट मीन्स वो जानवर है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि तुम शेर की तरह बहादुर हो। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? तुम शेर की तरह बहादुर हो। और अक्सर आप बचपन से सुनते हैं, गधे हो क्या तुम, है ना, ये तो सभी ने सुना होगा, है ना, सभी, अरे गधे हो क्या, ऐसे कौन करता है। ठीक है, तो गधे हो क्या मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप बुद्धि है, थोड़ा सा दिमाग से काम लो। अब किसी पर्सन को अगर हम इस तरह से बोलेंगे, जैसे मैंने बोल दिया तुम तो शेर हो, है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरह से कंपैरिजन किया बट बिना एज और लाइक लगाए कि तुम तो ये हो, है ना, तुम तो ये चीज हो ही, तुम यू आर वेरी ब्रेव। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं कहूँ कि आप शेर हैं तो आप बहुत ब्रेव हैं। तो इस तरह का कंपैरिजन, जब हम जिस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं उस चीज को हम बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि आप तो ये हो, तो वहां पे क्या हुआ, लाइक और एज नहीं लगाया बट हमने सीधे सीधे उसी से तुलना कर दी, उसी को वही कह दिया, उसी ऑब्जेक्ट को कह दिया कि अरे आप तो यू आर अ रोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेटाफोर। ठीक है, आंसर हमारा है ये। पर्सोनिफिकेशन यानी होता है, ध्यान से देखिए, पर्सन मतलब व्यक्ति, मानव, और इफिकेशन मतलब क्या हो जाता है, मानवीकरण या व्यक्तित्वकरण जिसको बोलते हैं, है ना, मानवीकरण। अब ये क्या होता है मैम, नामकरण तो सुना है, ये मानवीकरण क्या होता है, वो व्यक्तित्वकरण क्या होता है, बताते हैं। अक्सर जो कवि या कवयित्री होते हैं, पोइट होते हैं, शायर होते हैं, है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बड़े ही कहना चाहिए बड़े ही सॉफ्ट मिजाज के होते हैं, है ना। तो ये लोग हर चीज़ में कुछ ना कुछ, जैसे बहता हुआ पानी है, नदी बह रही है, तो उसको बोलेंगे कि नदी की छलछल सुनकर ऐसा लगा कि कोई गायिका जो है मधुर धुन में गा रही है। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, भावनाओं को, चीज़ों को जब वो एक पर्सन बना देते हैं, एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं जान डालकर, है ना, कि अरे ये तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मतलब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में किसी नॉन लिविंग चीज़ को एक ह्यूमन के जैसे ट्रीट करना, उसको कहते हैं, उसका मानवीकरण करना, ये होता है पर्सोनिफिकेशन। ये अक्सर कवि कवयित्री करते हैं। ठीक है, एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स, है ना, जैसे कि मैंने बोला, ये देखो, थ्रेटनिंग थंडर, है ना, मैंने बोला थ्रेटनिंग थंडर, या मैंने बोला बेटी बॉट बटर, है ना, बेटी बॉट बटर। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे आप, तो बी 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 रिपीट हो रहा, थ्रेटनिंग टी टी रिपीट हो रहा। तो ऐसे जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं उनका रिपीटेशन जो होता है ना, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। आई थिंक इसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, आई थिंक, है ना। चलिए, तो ये समझ में आया, ये सारी की सारी फिगर ऑफ स्पीच कहलाती हैं, एकदम व्याकरण से रिलेटेड है ना। चलो, तो यहाँ पे हमारा आंसर था सिमिली। ये सब आपके लिए मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। अगला देखो, द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, है ना। इसको जो हम कहते हैं आम भाषा में कॉस्ट कटिंग करना,
है ना। ये शब्द आपने सुना होगा कि इस कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की। अभी कॉस्ट कटिंग कैसे की? कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम कर दी, है ना, कुछ एम्प्लॉयज़ को बोल दिया कि आप परमानेंट नहीं, आप फ्रीलांसिंग करो, है ना। तो ये क्या होता है? कॉस्ट कटिंग करना, अपना खर्च कम करना। अब खर्च कैसे कम किया जाएगा? खर्च कम करना मतलब कोई ना कोई चीज़ आपको कम करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। जहाँ पे खर्चा हो रहा है वहाँ पे आपको वो चीज़ हटानी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं खर्च कम करना, कॉस्ट कम करना। अभी कॉस्ट कम करना मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से बजटिंग को बोलेंगे, रिट्रेंचमेंट को बोलेंगे, सेविंग या क्लोजर। क्या होगा? सेविंग तो ऑफ कोर्स नहीं होगी। सेविंग यानी किसी चीज़ का जमा करना, है ना। सेविंग यानी जमा करना, पैसे हो या कोई चीज़ हो जिसको सेव करके रखते हैं, वो सेविंग है आपकी। क्लोजर यानी किसी चीज़ का बिल्कुल बंद, फिनिश करना, खत्म करना, क्लोज करना, फिनिश करना, समाप्त करना। बजटिंग आपको पता है क्या होता है? बजट यानी कि जो हम एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम के लिए ये बनाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे कितना कितना खर्चा करना है, कहाँ कहाँ खर्चे हैं, कितनी इनकम है, कहाँ कितने रुपए खर्च करने हैं। तो ये जो एक हम ब्यौरा या जो एक प्लानिंग करते हैं एक्सपेंसेस और इनकम को, कहाँ एक्सपेंसेस पे इनकम को कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है, उसको क्या कहते हैं? बजटिंग करना। ठीक है, तो ये बजटिंग तो आंसर नहीं है आपका, ना ही सेविंग आंसर है, ना ही क्लोजर आंसर है। तो बचा क्या? रिट्रेंचमेंट। इसको कहते हैं कॉस्ट कटिंग करना, है ना। मतलब जो जो जगह है, सोर्सेस है जहाँ पे आपके पैसे लग रहे हैं और आपको कम करने हैं, तो कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा, उसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट, है ना। चलो जी, ये लिखा हुआ है, रिडक्शन हो जाएगा, कर्टेलमेंट हो जाएगा, स्पेसिफिकली कटिंग ऑफ एक्सपेंसेस को बोलते हैं रिट्रेंच करना। ठीक है, सेविंग, क्लोजर, परमानेंट क्लोजिंग हो गया, है ना। किसी बिजनेस को बिल्कुल बंद कर दिया गया, लॉस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, बंद करो, तो वो क्लोजर होता है। ठीक है, चलो जी, अगला देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, है ना। एन एस्टेब्लिश्ड विजडम ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, ये होती है एक कहावत, है ना, या फिर होती है एक जिसको हम कहते हैं सूत्र या नीति वाक्य। ये होता है कोई सुक्ति, उसको कहते हैं हम एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, है ना। जो लोग अपने अनुभव से बहुत टाइम से कि ऐसा नहीं करोगे तो बेटा ऐसा तो होना ही है, समय रहते पैसे बचा लो, नहीं तो फिर क्या होगा? वही कहोगे अब चिड़िया, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। अब क्या पछताना? तो पहले आपको अपने अनाज को साइड करके रखना चाहिए था, टाइम रहते रहते ये काम कर लो, नहीं तो फिर ऐसा। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो घर के बड़े बूढ़े कहते हैं बहुत बारी, वो होता है कहावत, है ना। तो उसको कहते हैं मैक्सिम, इसको एडेज भी कहते हैं, है ना। इसको एडेज भी कहेंगे, लोकोक्ति, प्रोवर्ब जो होता है, लोकोक्ति लोगों में जो पॉपुलर है और वो सालों से वैसा चला आ रहा है, अनुभव के बेसिस पे जो कहा जाता है वो है कहावत, एडेज, मैक्सिम, लोकोक्ति, इसको कहते हैं। ठीक है, मार्क्सिज्म की अगर हम बात करें बेटा, तो मार्क्सिज्म क्या होता है? मार्क्स, कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, द ग्रेट फिलोसोफर कार्ल मार्क्स। उनकी फिलॉसफीज, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको मानना, उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मार्क्सिज्म है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने। और उसके बाद आते हैं न्यूलॉजिज्म। न्यू वर्ड जहाँ पर भी आपको दिखे बेटा, आप ये समझना कि ये नई चीज़ के लिए है ना। कोई नई चीज़ के बारे में बात कर रहा है, न्यू की बात कर रहा है। लॉज, LOG जो लॉग होता है, लॉग का मतलब होता है वर्ड, है ना। तो लॉग का मतलब वर्ड हो गया, न्यू का मतलब न्यू हो गया, मतलब क्या होगा? ये रिलेटेड है नए वर्ड के आने से, न्यूलॉजिज्म कहा जाएगा। ठीक है, प्लेटोनिज्म, प्लेटो एक और दार्शनिक, एक और फिलोसोफर, जिनकी फिलोसफीज को फॉलो करने वाले, वो जिनकी फिलोसफीज है ना, वो क्या कहलाएंगी? प्लेटोनिज्म, है ना। उन प्लेटो से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो प्लेटोनिज्म, मार्क्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड वो मार्क्सिज्म कहलाता है। ठीक है, देखिए मार्क्सिज्म कॉल्स फॉर अ क्लासलेस सोसाइटी इन विच, इनका क्या मानना था कि कोई क्लास नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, सब इक्वल है ना, सब इक्वल है, जो भी प्रॉपर्टी है जितनी भी है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सब इक्वली हकदार है। तो ये वाला इनका फिलॉसफी था कि इक्वालिटी इस लेवल पे होनी चाहिए, सारी चीज़ें कॉमनली ओन्ड है, किसी एक कोई एक मालिक नहीं है, सभी उसके मालिक है ना, ऐसा। मैक्सिम वही अ फ्यू वर्ड्स, रूल फॉर गुड और सेंसिबल बिहेवियर के, ऐसा मतलब वही जो कहते हैं हम सुक्तियाँ, सूत्र हो गया या कहावत कोई हो गई, उसको कहते हैं हम। ठीक है, न्यूलॉजिज्म है न्यू वर्ड, फ्रेज, एक्सप्रेशन और न्यू मीनिंग ऑफ अ फेमिलियर वर्ड। ठीक है, प्लेटोनिज्म फिलोसफी ऑफ प्लेटो या उनके फिलोसोफर की फिलोसफीज जो है वो प्लेटो कहलाती है, प्लेटोनिज्म कहलाती है। ठीक है,
ये जर्मन फिलोसोफर हैं, कुछ ग्रीक फिलोसोफर है, और इसके पहले भी हमने एक वर्ड हिपोक्रेट पढ़ा, 3 फिलोसोफर्स के। एक तो मेडिसिन से रिलेटेड है हिपोक्रेट जो हमने देखा, उसके बाद मार्क्सिज्म जो हमारे एक दार्शनिक है, एक फिलोसोफर हैं 19th सेंचुरी के, जिन्होंने इक्वालिटी को ज़्यादा फोर्स किया था, इक्वालिटी इन अ सेंस ऑफ कि सब कुछ सबका है, ठीक है। और उसके बाद प्लेटो के बारे में तो सुना होगा, एक बहुत ही अच्छी लाइन है प्लेटो की, लव इज समथिंग दैट brings out the poet, that makes everybody a poet. Love is something, a touch of love makes everybody a poet. हाँ, ये है, बिल्कुल यही कहावत है उनकी, ये लाइन है, a touch of love makes a person a poet. मतलब एक अगर प्यार का टच मिल गया तो एक कॉमन सा इंसान भी, नॉर्मल सा इंसान भी थोड़ा सा पोएटिक हो जाता है ना, ये उनका कहना था। चलिए, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है क्लासेस में, है ना। कुछ लोगों की सरकार शासन जो कुछ लोग चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो होता है ओलिगार्की, है ना, मतलब फ्यू पीपल। गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पीपल इज ओलिगार्की। एरिस्टोक्रेसी, बेटा ये वर्ड बहुत बारी पूछा गया, एरिस्टोक्रेसी बहुत बारी ये वर्ड पूछा गया है, ठीक है। मतलब क्या होता है, नोबल लोग की सरकार जो होती है ना, जो नोबल लोगों की सरकार होती है उसको बोलते हैं हम क्या, एरिस्टोक्रेसी, है ना। मतलब जो कौन होते हैं, जो उच्च क्लास के लोग होते हैं, हायर क्लास के लोग, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनकी सरकार को कहते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। बात करते हैं डिक्टेटरशिप, तो ये क्या होता है, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, है ना। डिक्टेटरशिप जैसे ही शब्द सुनते हैं आप, आपके दिमाग में कौन आता है, भाई मेरे दिमाग में तो हिटलर आता है, आपके दिमाग में कौन आता है, ये आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। सो डिक्टेटरशिप मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर होना और सब पर रूल करना, मैंने जो बोल दिया वो होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसके लिए पनिशमेंट, तो बिल्कुल हिटलर गिरी जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, तो वो तानाशाही कहलाती है। ब्यूरोक्रेसी, ये वन ऑफ द वर्ड्स है ना, जैसे एरिस्टोक्रेसी बहुत बार पूछा गया, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत बार ही पूछा गया है। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ऑफिशियल्स, जो नॉन इलेक्टेड पीपल होते हैं, जिनका चुनाव नहीं किया गया है, जिनको चुना नहीं गया है, नॉन इलेक्टेड जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनके द्वारा सरकार चलाना, है ना, उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है ताकि क्लियर चीज़ें आपको दिखे। बेस्ट इंडिविजुअल्स या फिर स्मॉल प्रिविलेज क्लास, फ्यू पीपल, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एब्सोल्यूट पावर होता है और जैसा बोलेंगे वैसा ही करना है। ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड, है ना, ये वाली बात हो गई। तो ये क्रेसी वाले वर्ड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, अनमैरिड रहना मतलब एक तरह से ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे अनमैरिड रहना थ्रू आउट, कुछ और मत समझिएगा आप लोग। अब अनमैरिड रहने का मतलब यहाँ पे है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। अनमैरिड तो है, ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचारी हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, वो होते हैं सेलिबेसी, उस स्टेट को कहते हैं सेलिबेसी। और जो वो है ना, मान लेते हैं जैसे हम बोले कि माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, तो ये लोग क्या थे, ये सेलिब्रेट थे, ठीक है। नियोगैमिस्ट, नियो अभी मैंने बताया था, नियो जहां पर भी आएगा वहां पे आपको समझना है कि ये कुछ नए की बात कर रहे हैं, नया। गैमी वर्ड जो है बेटा, गैमी वर्ड शादी के लिए होता है ना, ये जो गैमी वर्ड है ये शादी को बताता है। अभी नियो मतलब नया, गैमी मतलब शादी, तो मतलब नए नए विवाहित जोड़े को बोला जा रहा है नियो गैमिस्ट, ठीक है। नव विवाहित जोड़ा क्या बोलेंगे, नवराई, है ना, नव विवाहित जोड़ा, या जिनके अभी अभी रिसेंटली मैरिड, है ना, जस्ट मैरिड वाले लोग, ठीक है। चैपरॉन, चैपरॉन और इम्प्लोरर क्या होता है भाई बताओ। चैपरॉन, इम्प्लोरर को पहले समझता है, ठीक है। इम्प्लोरर यानी होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करे, अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करे, या एक तरह से कह लो कि बेग कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कम बेग कर रहा है किसी चीज़ के लिए, वो होता है इम्प्लोरर, ठीक है, उसको कहते हैं इम्प्लोरर। सीकिंग और रिक्वेस्टिंग अर्नेस्टली, बिल्कुल एकदम बेग करने जैसा कि अरे यार ये तो करवा ही दो, ऐसा वाला, वो होता है इम्प्लोरर। चैपरॉन एक स्पेशली रिलेटेड है एक वुमेन से, एक ओल्ड वुमेन जो कि किसी की इंचार्ज है, किसी लाइक किसी लड़की की, किसी गर्ल की बेसिकली, और वो ये देखती है कि वो सोशल ओकेजन पे सही से बिहेव करे, है ना। एक डिग्निफाइड वुमेन, एक मैरिड डिग्निफाइड वुमेन जो टेक्स केयर ऑफ अनदर गर्ल, है ना, कि वो सोशली जो है अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, अच्छे से बिहेव करे, उसको कहते हैं चैपरॉन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेलिबेसी, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, नियोगैमिस्ट, रिसेंटली मैरिड, न्यूली मैरिड जो होते हैं। An older person, especially a woman who is present at a social event to encourage correct behavior,
कि ये सही बिहेवियर होना चाहिए, मतलब एक तरह से ये देखती हैं क्या कहते हैं उसको, शिष्टाचार, सही शिष्टाचार है या नहीं। इम्प्लोरर मेक एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट स्पेशली टू समवन, और बेसिकली बेग करना जैसा हो गया, मतलब रिक्वेस्ट वाला बेग, ऐसे बिल्कुल बेग करने वाला बेग नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, है ना, ध्यान से देखिएगा। अ पर्सन हु, यस लेट्स कंटिन्यू, यस यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, इसका क्या मतलब होगा ये देखिए ध्यान से, है ना। एक ऐसा पर्सन जो किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी को भी मदद करता है डिफिकल्टी के टाइम पे, उसको क्या बोला जाएगा, उसको कहते हैं समैरिटन, है ना, वो कहलाता है समैरिटन। अभी बात करते हैं बाकी सारे वर्ड्स क्या है। अल्ट्रुइस्ट यानी एक ऐसा पर्सन जिसको दूसरों को खुशी देना अच्छा लगता है, दूसरों की भलाई करना अच्छा लगता है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना से उसे खुशी मिलती है। मतलब अगर मैं आसान सी भाषा में बोलूँ तो आपको मेरी वजह से कुछ खुशी देकर मुझे बहुत खुशी होगी, तो मैं अल्ट्रुइस्ट, ठीक है, मैं क्या हूँ, अल्ट्रुइस्ट हूँ। अभी देखो फिलांथ्रोपिस्ट यानी होता है, ये सबको पता है, परोपकारी कहते हैं इसको, है ना। फिलांथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी, ये स्पेशली उन पर्सन के लिए है, जैसे आप देखें कि बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत अमीर लोग हैं, वो अगर अपनी किसी की मदद, जो नीडी है, जो गरीब है, उसकी मदद करते हैं पैसों से, रुपयों से, उसकी ज़रूरत की चीज़ प्रोवाइड करके, वो होता है फिलांथ्रोपी वाला काम, है ना, वो होता है परोपकार वाला काम। आप देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे रिच लोग हैं, जैसे आप रतन टाटा जी को देख लीजिए, बहुत फिलांथ्रोपी का काम करते हैं। बिल गेट्स को देख लीजिए, बहुत फिलांथ्रोपी का, परोपकार का काम करते हैं। अंबानीज को देख लीजिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिलांथ्रोपी का काम करते हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी मतलब जो जिसको फायदा होगा, जैसे मान लो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ना, या मेरे पास कोई अकाउंट में बैंक बैलेंस है, तो मैं वहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड कर दूंगी कि भाई ये जो है अगर मुझे कुछ होता है तो ये चीज़ इसे मिलनी चाहिए, है ना। तो वो जिसका नाम दे रहे हैं आप, वो कौन हो गया, वो लाभ प्राप्त करने वाला, बेनिफिशियरी लाभ प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो आपका जो है गेन उसको मिलेगा जो गेनर होता है, बेसिकली जो गेन करेगा कुछ, वो बेनिफिशियरी हुआ, ठीक है। चलो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। A person who gains as a result of something, especially money or property, when somebody dies, है ना। समैरिटन जो हेल्प करता है, अल्ट्रुइस्ट अनसेल्फिश पर्सन, निस्वार्थ भावना से, ऐसा नहीं कि मैं आपको खुशी दे रही हूँ मतलब मेरा कोई इसमें स्वार्थ है ना, निस्वार्थ भावना से, ठीक है। चलो फिलांथ्रोपी मैंने बता दिया आपको, आगे देखते हैं। एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 years, अगर इसकी बात करें, एक ऐसा इवेंट जो एक बार ही होता है 5 सालों में, ठीक है, एक बारी होता है 5 सालों में। 5 आ गया है मतलब क्या हो जाएगा, क्विन इज अ वर्ड, ये आपको लोगों को मैंने क्लास में करवाया हुआ है ना। क्विनियल मतलब एक बारी होगा 5 सालों में, उसको कहते हैं क्विनियल, है ना। सेप्टेनियल क्या होगा, सेप्ट वर्ड जहाँ पे भी आए, है ना, मतलब ये नंबर 7 को बताता है, ठीक है, ये 7 वर्ड को बताएगा। इंटररेग्नम यानी ऑफिशियल पीरियड के दौरान एक गैप, है ना, मतलब एक ऑफिशियल गैप बिटवीन द कार्यकाल के समय पे एक गैप लेना, वो कहलाता है इंटररेग्नम। पन यानी होता है ह्यूमरसली, मतलब थोड़ा एक बोल सकते हैं लाइट या मजाक करने के सेंस में, एक शब्द के 2 मायने निकलना। सिर्फ इंटेंशन क्या है, थोड़ा सा मजाक करना, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, आई कैन नॉट राइड this bicycle, एक मिनट, बिकॉज, हंसना नहीं, इसके बाद में पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है, बिकॉज इट इज टू टायर्ड, सॉरी ये हो जाएगा बिकॉज इट इज टू टायर्ड। अब देखो मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, आई कैन नॉट राइड दिस बाइसिकल में ये द्विचक्र वाहिनी या जो साइकिल है ना, मैं वो नहीं चला सकती बिकॉज इट इज टू टायर्ड। अभी कहने पे क्या लग रहा है कि बहुत थकी हुई है, बट एक्चुअली कहने का तात्पर्य क्या है, वो उसके 2 चक्के हैं, टू टायर्ड, बट जस्ट फन के पर्पज से, जस्ट थोड़ा सा लाइट बनाने के पर्पज से हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, इट इज टू टायर्ड, ठीक है। चलिए बात आ गई समझ में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेप्टेनियल, ऐसे होगा क्वाड्रा जहाँ पे वर्ड होगा, है ना, आप देखेंगे जहाँ पे भी क्वाड्रा ऐसा वर्ड होगा वो नंबर 4 को बताएगा, है ना। ट्राई से स्टार्ट होने वाला नंबर 3 को बताएगा। वैसे ही ऑक्ट
है ना, जहाँ पर ऑक्टा आएगा वो नंबर 8 को बताता है ना। जहाँ पे भी नोना वगैरह आएगा वर्ड वो 9 को बताएगा। डेक्का आएगा वो क्या बताता है, 10 को बताता है ना। ऐसे सारे वर्ड्स आगे भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। चलो ये बता दिया। इंटररेग्नम एंड इंटरवल और पॉज बिटवीन 2 periods ऑफ ऑफिस और अदर थिंग्स। फन, अम्यूजिंग वे, एक हंसी मजाक वाला लाइट वे ऑफ अ वर्ड दैट हैव 2 meanings और डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड द सेम, है ना। इस तरीके का मतलब जो निकलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगला देखो, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क का प्रोडक्शन या सिल्क कल्चर वाले वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बताया है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, सिल्क का जहाँ पे जिक्र आएगा, जो रेशम की खेती एज एन उसका पालन है ना, रेशम का पालन और रेशम का प्रोडक्शन करना स्पेशली, उसको क्या बोलते हैं हम। यहाँ पे कल्चर वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेरीकल्चर, सेरोकल्चर, सारीकल्चर, सिरम कल्चर। देखो ये दोनों तो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते है ना, यहाँ पर ये बिल्कुल इसलिए लिखे हुए ताकि आप भ्रमित हो, तो ये दोनों वर्ड का कोई सेंस नहीं है ना। सेरीकल्चर इज द मीनिंग, यहाँ पे रेशम का जो उत्पादन होता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। वैसे ही सेरोकल्चर अगर बताएं तो ये बैक्टीरियम ब्लड सिरम से रिलेटेड है, बॉडी में जो ब्लड सिरम होता है उससे रिलेटेड है ये सेरोकल्चर, ठीक है। देखिए आंसर यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट, ये रहा। ये देखिए इन दोनों वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। सेरीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क एंड सेरोकल्चर एक जो ब्लड सिरम से रिलेटेड है, बैक्टीरियल कल्चर ऑन ब्लड सिरम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जैजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, एक मतलब बेफिजूल का, उसका कोई मायने नहीं है। विद एन एग्जैजरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल और ऐसे लहजे, ऐसे बातों का, ऐसी स्पीच जिसका एक्चुअल में कोई मायने नहीं है, बट बहुत ब्रैगिंग और बोस्टिंग वाले स्टाइल से बोली जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है ना, ये सोचकर कि ये इंप्रेसिव हो जाएगा काफ़ी। बहुत चीज़ों सिंपल आसान सी भाषा में कोई चीज़ बोली जा सकती है, तो नहीं, उसको बहुत एकदम ऐसे बढ़ा चढ़ा के, है ना, इम्प्रेस करने के लिए, उसको कहते हैं रेटोरिक। वो क्या होता है, उसको कहते हैं रेटोरिक, बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी सिंपल सी चीज़ को भी बहुत ऐसा बोलना, है ना। पर्पस क्या होगा, ताकि चीज़ इंप्रेस हो जाए कोई, है ना, इस तरह से। ऑरेटर यानी जो एक वक्ता होता है ना, अगर इसको बोले तो जो पब्लिक स्पीकर, ग्रेट पब्लिक स्पीकर, है ना, उसको बोलेंगे ऑरेटर, ग्रेट पब्लिक स्पीकर उसको बोलेंगे, जिसको एक कला आती है, बोलने की कला है, कम्युनिकेट करने की कला है, स्पीच देने की कला है, जो पब्लिक में स्पीच दे सकते हैं, उनको कहते हैं हम ओरेटर, ठीक है, एक अच्छा वक्ता। पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है कि आप जनता, बहुत लोगों के सामने है और आपको कुछ कहना है वहाँ पे, है ना, कुछ व्यक्त करना है, तो आपकी जो कला होगी अपने बात को रखने की, उसको कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग, है ना। इसके कोर्सेज भी कराए जाते हैं, बहुत लोग को डर लगता है पब्लिक में बोलने से, कहने से, है ना, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा, जब हर किसी के पास एक ओपिनियन देना, हर किसी के पास अधिकार है ही, बट आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है ना। चलो, तो पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक प्लेस पे भाषण देना या कुछ व्यक्त करना। वर्बलाइजेशन, वर्बल मतलब रिलेटेड किससे है, ये एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। वर्बल मतलब क्या होता है, मौखिक रूप से एक बोल सकते हैं इसको, जो इसको एक्सप्रेस किया जा सके वर्ड्स में, है ना, जैसे मैं आपसे वर्बली कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, ये इसको कहते हैं वर्बलाइजेशन, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। पब्लिक स्पीकिंग एक ग्रेट एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, है ना। गुड पब्लिक स्पीकर होगा वही ओरेटर होता है। रेटोरिक यानी वही मीनिंगलेस लैंग्वेज जो बहुत एग्जैजरेटेड स्टाइल में बोली जाए, वो होता है रेटोरिक, है ना। हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे, अरे ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये कर लिया करते थे, ऐसा होता था, मतलब थोड़ा सा एक बोलते हैं ना जिसको हम कहते हैं फेंकना, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, और इससे ये सोचकर कि भाई ये तो क्या बात है, अच्छा ऐसा वाला, ठीक है, ये इंप्रेशन जमाने के लिए। आगे देखते हैं, द कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस वंस इन 3 years। अब देखो वही वाली बात थी, अभी इसके पहले देखा वंस इन 5 years, 5 साल था तो क्वेन था, अभी आ रहा है यहाँ पे 3 साल, 3 साल हो गए, तो देखो क्या होगा, यहाँ फंसाने की कोशिश क्या की गई है कि वर्ड्स को बिल्कुल सिमिलर जैसा रखा गया है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अटेंशन मांगते हैं, ठीक है। देखिए ट्राइनिंग, ये देखो, और यहाँ लिखा है ट्राइएनियल, फिर लिखा है ट्रीएनियल, फिर लिखा है यहाँ पे 3 इसका कोई मतलब नहीं है, इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। आंसर है आपका दूसरा। सबकी स्पेलिंग ऊटपटांग से लिखी हुई है और इन तीनों वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। आपका करेक्ट आंसर है ट्राई, है ना, ये मैंने अभी बताया, जहां पर भी इसका ट्राई आएगा
ये किसके लिए होगा? 3 के लिए। 3 के लिए है, मतलब आपका आंसर क्या हो गया? ट्राइनियल, जो 3 साल में एक बार हो, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई इवेंट जो 3 साल में एक बार हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। An apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it, but also containing shared areas। अभी आजकल का कॉन्सेप्ट देख लो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मतलब बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, कॉलोनीज हैं या सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी सारे फ्लैट्स होते हैं। तो फ्लैट तो अपने अपने अलग अलग होते हैं, एक ही बिल्डिंग में काफ़ी सारे फ्लैट्स वो अपने अलग अलग होते हैं, बट वो कुछ एरियाज़ हैं जो शेयर करते हैं। जैसे गार्डन हो गया, सबका होगा, स्विमिंग पूल हो गया, वो सबका होगा, जिम दिया है वो सबका होगा, टेम्पल है तो वो सबके लिए होगा। तो ऐसे कुछ स्पेसेस हैं, वहाँ पे कुछ प्लेसेस होंगे जो सब ओन करते हैं, बट अपना अपना अलग अलग अपार्टमेंट भी है उनका। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको कहते हैं कॉन्डोमिनियम। ठीक है, देखो मल्टीप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और कारवन, ये तो आंसर होगा नहीं यहाँ पे, तो एलिमिनेट करो इनको, बचाएगी कॉन्डोमिनियम। क्योंकि यहाँ पे हो गया मल्टीप्लेक्स, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे एक से ज़्यादा स्क्रीन्स हैं, जहाँ पे आप जाके मूवी देख सकते हो। जैसे मल्टीप्लेक्सेस पे आप ही सुना होगा, सिनेमा देखने जाते हैं आजकल, तो सिंगल स्क्रीन में आजकल बहुत कम लोग जाते हैं, जो पहले थिएटर हुआ करते थे, है ना। आजकल आप देखोगे तो बड़े बड़े शहरों में या आजकल तो छोटे टाउन्स में भी आ गया है कि आप एक जगह जाते हैं और वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन, एक नहीं 3-4 स्क्रीन्स होती हैं, जो इसको अलग अलग शो अलग अलग स्क्रीन पे लगे हुए हैं, तो वो कहलाता है मल्टीप्लेक्स। मल्टी यानी एक से ज़्यादा, एक से 2 से भी ज़्यादा। ड्यूप्लेक्स क्या होता है? एक बिल्डिंग, है ना, एक घर जो 2 माले का घर हो, है ना, 2 माले का घर जो होता है उसको कहते हैं हम ड्यूप्लेक्स। एक माला ये, एक माला ये, वो ड्यूप्लेक्स कहलाएगा। कैरावन यानी होता है कि जहाँ पर एक वैगन में, एक व्हीकल में व्यक्ति होंगे, आदमी औरत होंगे, बच्चे हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, जो साथ में ट्रैवल करते हैं, उनके खाने पीने रहने का सब बंदोबस्त उसी में होता है। वो गाड़ी ही चलती है, वो कारवां, वो काफिला जो कहते हैं, काफिला, है ना, उसको कहते हैं कैरावन। देखो, a group of people and animals that travel together, for example across a desert, especially ऐसे डेजर्ट वाले इलाकों से, है ना। चलो, मल्टीप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और कॉन्डोमिनियम सब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। आगे देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, अगेन यहाँ पर देखो क्या आया है, 3 लोगों की बात की गई है। 3 पावरफुल लोगों का ग्रुप क्या कहलाएगा? ये देखो, क्या इसको ट्रायो बोलेंगे, क्या इसको ट्रिटियम बोलेंगे, क्या ट्राइवेट बोलेंगे, या ट्राइमविरेट बोलेंगे? क्या हो जाएगा? सब आप वर्ड्स देखो, सबको कहीं ना कहीं सब में ट्राई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फंस गए, कोई बात नहीं, हम है ना निकालने के लिए। ट्रायो यानी ग्रुप ऑफ 3 पीपल, ग्रुप ऑफ 3 सिंगर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 तो हैं, बट 3 सिंगर्स स्पेशली, है ना, कहते हैं ना डुओ, ये डुएट सॉन्ग है। डुएट सॉन्ग है मतलब 2 लोग गा रहे हैं। ये ट्रायो गा रहा है, शंकर एहसान लॉय, तीनों गा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रायो। ठीक है, 3 सिंगर्स एक साथ, मतलब फीमेल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अभी देखो ट्रिटियम, ये रिलेटेड है इससे, अपना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिस उससे रिलेटेड है, जो कि जिसमें समथिंग दैट इज हार्मफुल टू द पीपल, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, है ना, उसको कहते हैं हम ट्रिटियम। ठीक है, एक केमिस्ट्री की टर्म है ये, अब आगे बताते हैं क्या है। ठीक है, ट्रिटियम। ट्राइवेट की अगर बात करें तो ये एक ऐसा ट्राइपॉड जैसा होता है ना। ट्राइपॉड मतलब जिसके 3 पैर हैं, जिसको स्पेशली अगर देखा जाए तो कुछ गरम पकाया उसको रखने के लिए यूज किया जाता है ना, ये ट्राइपॉड होता है। ये ट्राइपॉड कैमरा वाला, इसको भी वही बोला जाएगा, ट्रिवेट बोला जाएगा, बट ये ट्राइपॉड बहुत बड़ा होता है। ये छोटा सा होगा जिसके ऊपर आप कुछ गरम रखेंगे, है ना, कुछ गरम, जैसे मान लो आपने कढ़ाई में कुछ बनाया, अब उसको रखना है, तो नीचे ना रख के आपने क्या कर दिया, आपने ऐसे वाले ट्राइपॉड के ऊपर रख दिया, है ना, उसको कहेंगे ट्राइवेट। ट्रायम्विरेट, इसका मतलब ध्यान से समझना। ट्रायम्फ यानी क्या होता है? ट्रायम्फ से बना है, विक्ट्री, जीत से बना, ट्रायम्फ विरेट, है ना। यहाँ पर ये समझो कि कैसे याद रखना है इसको। 3 ऐसे लोग जो विजेता हैं, जो विजयी लोग हैं, विजेता हैं, विजयी लोग हैं, उन्होंने कुछ जीता है तो वो एक पावरफुल पोजीशन पे है। एक पावरफुल पोजीशन पे है अगर वो, तो उनके पास पावर भी है ना, अथॉरिटी भी है। तो ऐसे 3 लोग जो पावरफुल है, जिनके पास अथॉरिटी है और एक पर्टिकुलर टास्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और वो उसको ओन करते हैं, है ना, उस पर पूरा अधिकार उनका है, पूरा कंट्रोल उनका है बेसिकली, उसको कहते हैं ट्रायम्विरेट, अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। ठीक है, तो ट्रायो 3 सिंगर्स, ट्रिटियम जो है वो रिलेटेड है इससे, अपना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, और ट्राइवेट जो है इस तरह का स्टैंड जो 3 पैरों पे खड़ा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे
ये हो गया म्यूजिक, या तो म्यूजिक प्ले करते हैं या तो गाते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, आइसोटॉप इज जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में जो प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, वो उसका सेम प्रोटॉन्स होते हैं, उसको आइसोटॉप बोलते हैं। ये पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। ऑफ हाइड्रोजन विद मास अप्रोक्सीमेटली 3 times दैट ऑफ यूजुअल आइसोटॉप, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं है तो मैं आपको ये मतलब बता दे रही हूँ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। आगे देखो, ट्राइवेट, मेटल स्टैंड दैट यू सी, है ना, पुट ऑन अ टेबल टू प्रोटेक्ट टू इट्स सरफेस फ्रॉम द हॉट डिशेस और पैंस, ताकि वो जैसे आप डाइनिंग पे रख रहे हैं तो डाइनिंग में गरम गरम नहीं रखा जाए, कुछ खराब ना हो जाए। ट्राइमविरेट इज द आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, है ना, डेथ के बाद मतलब डेड बॉडी का ऑपरेशन, ऑपरेशन एज एन लाइक चीर फाड़ करना, पता करना क्या हुआ, कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए। इसको हमने पार्ट 1 पे भी किया था, अटॉप्सी जो किया था, तो पोस्टमार्टम, है ना। ये बहुत ही आसान सी टर्म है, आप देख सकते हैं आ चुका है एग्जाम में। ऑबिचुअरी क्या होता है, एक संदेश जिसको हम कहते हैं, एक न्यूज़पेपर में अक्सर आता है ना ऑबिचुअरी, मतलब जो एक कोई किसी की डेथ हो गई तो किसी की डेथ होने पे जो खबर सबको दी जाती है ना, तो एक जरिया होता है न्यूज़पेपर के माध्यम से जो मृत्यु संदेश होता है वो दिया जाता है कि भाई ये पर्सन जो है, और रिस्पेक्टफुली बहुत ही ज़्यादा, कि इनका आज इस टाइम पे देहांत हो गया और इनके लिए श्रद्धांजलि इस दिन पे अर्पित की जाएगी। तो ये जो एक मृतक का मृत्यु संदेश दिया जाता है न्यूज़पेपर वगैरह में, आर्टिकल में, उसको कहते हैं ऑबिचुअरी, ठीक है। ऑबिचुअरी ये हो गया। होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, होमेज रिस्पेक्ट पे करना, श्रद्धांजलि देना, वो होता है होमेज। मॉर्चुरी, मॉर्चुरी मतलब अ प्लेस जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, कब, किससे पहले, जलाने या दफनाने से पहले डेड बॉडीज को जहाँ पे रखा जाता है वो होता है मॉर्चुरी, या मॉर्ग भी कहते हैं उसको, ठीक है, मॉर्चुरी या मॉर्ग। तो ये आपको समझ में आ गया, आंसर यहाँ पे पहला वाला है, ठीक है जी। आगे देख लो आप, ये रहा, ठीक है। अ रूम यूजुअली इन हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। होमेज, समथिंग सेड एंड डन टू शो रिस्पेक्ट पब्लिकली फॉर समबडी, दैट इज होमेज, श्रद्धांजलि देना। Obituary, a piece of writing about a person's life that is printed in a newspaper soon after he or she dies. उसके बाद पोस्टमार्टम, ये लिखा हुआ है, क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान है, इतना आसान तो आप आराम से बना सकते हैं। अभी देखो, a person who looks after horses at inn, मतलब बेसिकली घोड़ों की जो देखभाल करता है स्टेबल पे, इन पे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो घोड़ों की देखभाल करता है। क्या वो मेट्रन होगा? मेट्रन शब्द सुना है आप लोगों ने, है, आवास अधीक्षिका, टू बी एकदम हिंदी में इसको बोलूँ तो, एक तो होता है कि हॉस्टल में मेट्रन होती है, एक होता है प्रधान नर्स जो होती है, नर्स से भी रिलेटेड है ये शब्द। प्रधान नर्स जो होती है, जो नर्सों की, बाकी नर्सों की देखभाल करती है ना, के ऊपर रहती है, उनको एक तरह से सुपरवाइज करती है, वो होती है मेट्रन। मेट्रन एक वो होती है जो हॉस्टल में लड़कियों, जो भी हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं उनकी देखभाल करती है ना। आवास की अधीक्षिका जो होती है उसको बोलते हैं। अभी आ गया यहाँ पे चैंडलर, ये डील करता है सप्लाईज में, है ना, शिप के इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट को सप्लाई करना देना, ये काम होता है चैंडलर का, है ना। एफेमिनेट यानी होता है, एफेमिनेट, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ऑस्लर, थर्ड इज द आंसर। एफेमिनेट की अगर बात करें तो वुमन लाइक, ये क्या होता है, एक बेसिकली मैन जो कैसा है, वुमन लाइक है। होता है ना, कई लोग आप देखोगे कि थोड़े से है तो मैन, है तो मेल, पर थोड़ा सा बिहेव गर्लिश करते हैं, वुमनिश बिहेव करते हैं, है ना, उनको कहते हैं हम एफेमिनेट, ठीक है। बात आई समझ में? यहाँ पे देख लो, डीलर इन सप्लाईज इक्विपमेंट फॉर शिप्स एंड बोट्स के लिए सप्लाई करता है। वुमेन हु वर्क्स एज अ नर्स इन अ स्कूल, और भी मतलब जो मैंने बताया कि हॉस्टल में लड़कियों की देखभाल करने वाली मेट्रन कहलाती है ना, एक तरह से अथॉरिटेटिव सुपरवाइजिंग पोजीशन पे होना। ऑस्लर, वो पर्सन जो हॉर्सेस को देखता है ना, वो ऑस्लर होता है। ये होता है एक मेन के लिए यूज होता है जो बिहेव करता है लाइक अ वुमन, औरतों की तरह बिहेव करता है, उसको कहते हैं एफेमिनेट, ठीक। अगला देखो, साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण करने का साइंस है, विभाजित करने का, वर्गीकरण करने का, क्लासिफाई करने का जो साइंस है, उसको क्या कहते हैं। अब देखो ये शब्द काफी रिलेटेड है, आप लोग का सीधे ध्यान जा सकता है कि क्लासिफिकेशन है, क्लासिकोलॉजी यही होना चाहिए, गलत है ही नहीं ये वर्ड, ठीक है, ये नहीं है वो वर्ड। अभी देखो आगे, टैक्सीडर्मी, टैक्सोनॉमी और टॉक्सिकोलॉजी। अब इसको समझो, यहाँ पे ये जो डर्मी वर्ड है, डर्मी वर्ड जो है ये रिलेटेड टू स्किन होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म, है ना, डर्मी कूल, ये आपने देखा होगा, सुना होगा एडवर्टीजमेंट में, पाउडर डर्मी कूल, मतलब
ठंड के गर्मी के टाइम पे जब आपको घमौरियाँ होने लगती हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या करते हैं, डर्मी कूल लगाते हैं जिससे कि आपको ठंडक मिले, है ना, आपकी स्किन को ठंडक मिले। तो डर्मी या डर्मा या डर्मैट रिलेटेड है स्किन से, ठीक है। तो टैक्सीडर्मी क्या होता है बताती हूँ मैं। ये होता है कि जो एनिमल्स जो मर चुके हैं, है ना, उनको प्रयोगशालाओं में कई बार देखोगे आप, उनको रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उनको स्टोर नहीं प्रिजर्व किया जाता है ना। आप देखोगे कि सांप की चमड़ी है या फिर कोई एक तरह से फिश है ना, कोई जानवर है, उसकी पूरी खाल है, पूरी बॉडी, उसके अंदर चीज़ों को स्टफ करके, है ना, रखा जाता है ताकि वो एकदम जीवित लगे, ताकि वो क्या लगे, एकदम जीवित सी लगे। उसको कहते हैं टैक्सीडर्मी, स्टफिंग ऑफ मटीरियल इनटू द डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स टू मेक दम लुक अलाइव, है ना, एक तरह से दिखाने के लिए कि देखो ऐसे दिखते हैं, ऐसा वाला। अभी टेक्सोनॉमी इज द आंसर। ये क्लासिफिकेशन करने का जो साइंस होता है वो होता है टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ देखो टॉक्सिक वर्ड आया, ये किससे रिलेटेड होगा, टॉक्सिक पॉइजन, है ना। तो पॉइजन रिलेटेड स्टडी, लॉजी मतलब क्या होता है स्टडी, तो पॉइजन की स्टडी करना क्या हो जाएगा, टॉक्सिकोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे समझ में आया तीनों वर्ड को कैसे हमने रूट से कनेक्ट किया। ये डर्मी स्किन से रिलेटेड है। टेक्सोनॉमी वाज क्लासिफिकेशन का साइंस, उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी, ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी देखो टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिक से रिलेटेड, जहर से रिलेटेड, पॉइजन से, तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचा था, ये डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ो, ये हो गया कैंसिल। ये तीनों का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। आगे देखो, A political leader appealing to popular desires and prejudices, एक political leader जो कि क्या करता है, political leader appealing to popular desires and prejudices, मतलब ये डिक्टेटर होगा, टायरेंट होगा, पॉपुलरिस्ट होगा या डेमागॉग होगा। ये होता है स्पेशली वो पर्सन जो कि क्या करता है, एक तरह से उत्तेजना, जनाक्रोश पैदा करता है, उत्तेजना या जनाक्रोश पैदा करता है लोगों का, स्पेशली उनके इमोशंस को, मतलब ऐसी स्पीच देगा ना कि आप उनको, एक होता है, एक तो अच्छे स्पीकर होते हैं ये, और इस तरह से भावनाओं से, इमोशन से मूव कर देंगे पब्लिक को, सच्चाई हो ना हो बात में, बस उनका एजेंडा इतना स्ट्रांग होता है, इस तरह से भाषण देते हैं, इस तरह से भाषणबाजी करेंगे कि वो पूरी जनता को मूव कर देंगे एक साइड पे, है ना। तो वो होते हैं जनाक्रोश पैदा करने वाले लोग, जो स्पेशली पॉपुलर डिजायर एंड प्रेजुडिसेस, पक्षपाती होते हैं, बेसिकली एक अपने एजेंडा को लेके लोगों को उसकी तरफ मूव कर देते हैं, वो होते हैं डेमागॉग। डेम मतलब पावर, पीपल, लोगों से रिलेटेड है ना। तो डेम मतलब क्या होगा, लोगों से रिलेटेड है, एक ऐसा स्पीकर जो जनाक्रोश पैदा कर दे किसी एक मुद्दे के लिए, है ना, किसी एक इशू के लिए, जिससे उसका फायदा हो बेसिकली। डिक्टेटर, अभी हमने देखा था, डिक्टेटर और टायरेंट एक तरह से वही पर्सन, तानाशाह लोग जो होते हैं, जो अपनी ही चलाते हैं, है ना, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं हम, तो वो टायरेंट होते हैं, वो क्रूअल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो क्रूअल भी होते हैं, ठीक है। पॉपुलरिस्ट ये वो पर्सन है जो लोगों की भलाई के लिए, बेसिकली ये ना अमीरों के अगेंस्ट, ऐसे अमीरों के अगेंस्ट जो थोड़े से बोल सकते हैं कि सही तरीके से अमीर नहीं बने, या फिर ना अमीरों के अगेंस्ट उन गरीबों के लिए काम करता है, उस जनता के लिए काम करता है, उनके हक के लिए, जो आम जनता है उसके हक के लिए अमीरों के खिलाफ लड़ता है ना, उसको कहते हैं पॉपुलरिस्ट। तो ये अच्छा काम करता है। डेमागॉग ना, ठीक है, जनाक्रोश पैदा करना वो होता है। अ पॉलिटिकल लीडर वो ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीजन। इमोशन, भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं ये, है ना, कोई मुद्दा नहीं होता, कोई रीज़न, कोई तर्क नहीं होता इनकी बात में, है ना, इमोशन से खेलते हैं। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जनता जो सोचती रीज़न से कम है, इमोशन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारा मतलब यहाँ पे लिख दिया। एक पर्सन जो फाइट करता है फॉर कॉमन मैन अगेंस्ट द एलीट क्लास ऑफ पीपल, अमीर जो एलीट क्लास है ना, प्रिविलेज्ड है, उनके अगेंस्ट लड़ता है। अभी देखो, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, ये हमने पार्ट 1 पे भी किया था, मतलब कोशिश करना बाहर निकलने की किसी सिचुएशन से, किसी कठिनाई से, बट निकल ना पाना, हेल्पलेस हो जाना एकदम से, है ना, उसको कहते हैं हम फ्लाउंडर, है ना। ये वर्ड हमने पार्ट 1 में किया है, देखो दूसरी बार आ रहा है ये। एम्प्लोरर अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ऐसा जो रिक्वेस्ट करे, बहुत ज़्यादा लेवल पे आके रिक्वेस्ट करे, एक तरह से लगे कि बेग कर रहा है, वो होता है एम्प्लोरर, है ना। यो के लेने होता है एकदम कंट्री साइड, देहात का, बहुत ज़्यादा देहाती इंसान। देहाती मतलब ऐसा जो एक तो बहुत रूरल इलाके से है और असभ्य है ना। ऐसा नहीं कि जो रूरल इलाकों में रहते हैं वो देहाती होते हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, है ना। बट ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअली थोड़े से
थोड़े से असभ्य होते हैं, है ना, पूरे सिविलाइज्ड नहीं है, थोड़े कंट्री साइड से बिलोंग करते हैं और सिविलाइज नहीं है, ये योकिल उनको कहा जाता है। अभी चम यानी क्या होता है, अच्छा दोस्त, है ना, अच्छा फ्रेंड, उसको कहते हैं चम, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्लोज फ्रेंड, फिर स्ट्रगल करना, फ्लाउंडर होता है, एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन फ्रॉम अ रूरल एरिया, इम्प्लोरर यानी बेग या रिक्वेस्ट करना। ये दोबारा आ गया वर्ड, है ना, अब ये चीज़ें याद रहेंगी क्योंकि रिपीटेशन से चीज़ें दिमाग में रहती हैं, राइट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जो सौंदर्य से रिलेटेड हो, जो सुंदरता की तारीफ, अप्रिसिएशन उससे रिलेटेड हो। और स्पेशली ना ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट, आपका घर, आपका मतलब ऑफिस या कोई प्लेस जो बहुत ही प्रिटी सा, बहुत ही सुंदर सा लग रहा, उसके लिए अक्सर ये बोला जाता है। एस्थेटिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एस्थेटिक, ठीक है। मतलब जो सौंदर्य से रिलेटेड होता है, ब्यूटी से रिलेटेड होता है, वो एस्थेटिक, सजावट से, सौंदर्य से। फाउल यानी आपको पता है बैड या अनप्लेजेंट, एक होता है फाउल प्ले, मतलब थोड़ा सा क्या करना, चीटिंग करके प्ले करना, वो फाउल प्ले होता है। एक फाउल होता है जो खराब, बैड और अनप्लेजेंट होता है। और वैसे ही हिडियस और क्रॉस, इन दोनों का मतलब भी बिल्कुल वैसा ही है। हिडियस यानी कि बहुत ही अनप्लेजेंट, बहुत ही भद्दा, बहुत ही अगली जैसा, हिडियस उसको कहते हैं। ग्रॉस यानी भी क्या होता है, ग्रोस, ये वो ग्रॉस नहीं है, ये ग्रोस है। ग्रोस यानी भी अनप्लेजेंट, बहुत ही खराब, बैड। एक होता है सकल, जिसको कहते हैं ग्रॉस, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, ये वो वाला नहीं है। ये क्या है, ग्रोस यानी यहाँ पे होता है खराब से, इट वॉज ग्रोस, बहुत खराब था, बहुत बुरा था, बहुत गंदा था, वो होता है। तो एक तरह से फाउल, हिडियस और ग्रॉस एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका आंसर था सेकंड। देखिए डिस्गस्टिंग जिसको बोलते हैं, बाप रे ये क्या था, डिस्गस्टिंग। फाउल अनप्लेजेंट हो गया, और इसके बाद हिडियस अगली और अनप्लेजेंट, तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड था। ये हमारा आंसर था एस्थेटिक, ठीक है। चलिए जी अगला देखिए। अगला सवाल है जो आया हुआ है 13 में, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, है ना। अभी ये भी पढ़ चुके हैं हम। अभी मैंने बताया क्रेसी वाले वर्ड्स, गवर्नमेंट, रूल करने वाले वर्ड्स, जो ऐसे लोगों की सरकार जो कि नॉन इलेक्टेड है, जिनको चुना नहीं गया है ना, नॉन इलेक्टेड लोगों की सरकार, जो ऑफिशियल्स हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं बताइए। इसको हिंदी में कुछ टर्म कहते हैं जो मुझे आपके साथ आपसे कमेंट में चाहिए। एरिस्टोक्रेसी अभी पढ़ा हमने कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है उनकी सरकार, जो नोबल लोग हैं उनकी सरकार। ब्यूरोक्रेसी इज द आंसर, है ना, ये होता है ब्यूरोक्रेसी, इसको कहते हैं। अब डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, जो मैंने अभी 3-4 बार ये वर्ड आ चुका है। प्लूटोक्रेसी यानी अमीरों, वेल्दी लोगों की सरकार, है ना, इसको कहते हैं वेल्दी लोगों की सरकार, जो धनी है उन लोगों की सरकार को हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इज द आंसर, जो ऑफिशियल्स की सरकार होती है। लाल फिताशाही, नौकरशाही, लाल फिताशाही कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए रेड टेपिज्म भी कहा जाता है, लाल फिताशाही यानी रेड टेपिज्म भी होता है। ये बेसिकली अफसरों की सरकार, ऑफिशियल्स की सरकार, है ना। इसके लिए एक हिंदी टर्म है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, मैं चाहूंगी कि आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करें वो, ठीक है। चलिए ये सब इसका मतलब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। अभी आगे देखते हैं। अभी ऐसा कुछ जिसको रूट आउट किया जा सके, रूटेड आउट मतलब जिसको जड़ से खत्म किया जा सके, किससे, जड़ से खत्म किया जा सके, बिल्कुल एकदम समाप्त किया जा सके। जैसे हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है, तो पोलियो जो है इरेडिकेट कर दिया गया है। मैंने बोली दिया आंसर, क्या होगा, ये होगा इरेडिकेट करना, किसी चीज को जड़ से निकाल फेंकना, वो होता है इरेडिकेट करना, ठीक है। अभी होता है इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट यानी किसी को नजरबंद कर देना। क्या करना, किसी को नजरबंद कर देना, कैद कर लेना, स्पेशली पॉलिटिकल या मिलिट्री रीजन से जेल में बंद कर देना, नजरबंद कर देना, है। एनिमिज्म, एनिमिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये कहती है कि हर इंसान, हर व्यक्ति जो जिंदा है, जो नेचर का दिया हुआ है, उसमें आत्मा होती है, उसमें सोल होती है, ठीक है। एवरी लिविंग क्रीचर इन द नेचर इज हैज अ सोल, ठीक है। और ये इनकॉरिजिबल ऐसी चीज जो करेक्ट ना की जा सके, जो सुधारी ना जा सके, जिसको वापस ठीक ना किया जा सके, वो होता है इनकॉरिजिबल, ठीक है। इन आ गया मतलब ये किसी चीज के नहीं होने को बताएगा, है ना। ये हो गया इरेडिकेबल इज द आंसर। आपका आंसर है फर्स्ट, इरेडिकेबल, दैट कैन बी रूटेड आउट, ठीक है। देख सकते हैं द डॉक्ट्राइन और द प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत जो ये कहता है एवरी नेचुरल थिंग इन द यूनिवर्स हैज अ सोल, उसमें एक आत्मा होती है, ठीक है। आगे देखिए, ये सब बताया मैंने आपको। एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्रिजन फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजंस, ठीक है। और इनकॉरिजिबल जिसको हम करेक्ट ना कर सके, सुधार ना सके, जिसमें कोई सुधार ना ला सके।
स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, किसी और के आइडियाज की चोरी करना। आजकल तो ये चोरी भी होती है। एक हमको चोरी क्या लगता है कि किसी के सामान, किसी के रुपए, किसी की चीज़ों की चोरी हो गई तो चोरी कहलाती है ना। ये वाली चोरी भी होती है जिसको कहते हैं साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी जो होती है उसको हम कहते हैं प्लेजियरिज्म। क्या कहते हैं? प्लेजियरिज्म, है ना। प्लेजियरिज्म मतलब जैसे किसी की धुन चुरा लेना, किसी की कहानी चुरा लेना, किसी की कविता चुरा लेना और अपने अपने वर्जन में पेश करना, है ना, इसको कहते हैं अक्सर, है ना, प्लेजियरिज्म। स्केप्टिसिज्म यानी एक होता है कि एक कुछ इंसान होते हैं ना जिनके अंदर डाउट वाला नेचर होता है, हर चीज़ को वो डाउटफुल होकर देखते हैं, है ना, कि उनको किसी चीज़ पे एकदम से बिलीव नहीं होगा, वो पहले तो डाउट ही होगा उनको उस चीज़ पे। तो वो जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम ऑफ डाउटिंग, वो होता है स्केप्टिसिज्म। ठीक है। मेस्मराइजिंग, इसको क्या बोलते हैं? ये हिप्नोटाइज करना, है ना। ये होता है बेसिकली हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज करना यानी क्या होता है कि आप एक आर्ट है, एक साइंस है ये, कि आप किसी को बिल्कुल नींद में सुला देते हो बट उसका दिमाग जगा हुआ है। अब वो सो तो गया, वो अपने कंट्रोल में नहीं, आप उसे जो उगलवाना चाहते हैं वो उगलवा सकते हैं, जो उसके मन में है वो आप जान सकते हैं। बेसिकली क्या उसके दिमाग में, क्या उसके मन में चल रहा है वो आपको बता सकता है। तो हिप्नोटिज्म उसको कहते हैं मेस्मरिज्म। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें लोगों को कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है ना। इसको जिसमें लोग जो, जैसे बर्फी मूवी देखी होगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ट्रेलर देख लीजिएगा उसका। बर्फी मूवी में जो इसको था प्रियंका चोपड़ा को ऑटिज्म वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कम्युनिकेट करने में, बोल नहीं पाते ढंग से वो, है ना, वो ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? राइट, समवन एल्सेस आइडियाज, मतलब तीसरा आपका आंसर है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये हो गया जनरल फीलिंग ऑफ डाउट, हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं हम, प्लेजियरिज्म, स्टील करना, ऑटिज्म, न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हाउ पीपल इंटरैक्ट विद अदर्स, दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो ये बताता है। ठीक है, तो ये थे भाइयों और बहनों और दोस्तों, है ना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, ये थे 25 वर्ड्स 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया। दैट मीन्स कितने वर्ड्स हो गए हमारे? 25 पार्ट पहले में किए, 25 अभी किए, 50 इंटू 4 करिए आप, लगभग 200 शब्दों को हमने पढ़ा है। लगभग 200 शब्द आपके शब्दकोश में ऐड हो गए हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया बात खत्म हो गई, रिवीजन इसमें चाहिए और कंटिन्यूस रिवीजन चाहिए, है ना, नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा। तो कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन, एक बार देखते रहो, जितनी बार आप दोबारा जाओगे फिर जाओगे उतना कम टाइम लगेगा। बस एक बार ऐसे नजर डाल लो, है ना, फटाफट से देख लो, अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, चीजें दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड नमस्ते।